हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 इसके लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसमें टोटल जो है 50 क्वेश्चन है और ये जितने भी क्वेश्चन है टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ बीपीएससी TRE1, TRE2, TRE3 और री एग्जाम वाला भी क्वेश्चन इस सीरीज में करवाया जाएगा। देखिए, बीपीएससी प्रीलिम्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो टोटल जो है बिहार शिक्षक भर्ती में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जो है बीपीएससी प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो हम इस सीरीज में जो है बीपीएससी प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन को लेकर के आए हैं और इस साइंस में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इन्वायरमेंट का भी क्वेश्चन शामिल किए हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इसे आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, अगर आप लोगों को बीपीएससी TRE 4.0 की तैयारी करना है तो इस चैनल पर केवल बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी करवाई जा रही है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 7:30 बजे, केवल यहाँ पे 7 बजे जो है यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का क्लास मिलता है और बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के करा दिए गए हैं। प्ले लिस्ट बना है, उसे जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? बताइए, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जो मुख्यतः मांस खाता है? बताइए, ओमनीवोरस है, कार्निवोरस है, हर्बीवोरस है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें बताना है जो मांस खाते हैं उसको बताना है। तो देखिए, कार्निवोरस जो होता है ये मांसाहारी के अंतर्गत आता है और यह जो है मांस खाते हैं, जबकि हर्बीवोरस जो होते हैं ये हर्बीवोरस शाकाहारी के अंतर्गत आते हैं और ओमनीवोरस जो होते हैं ये मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं, इसी को सर्वाहारी कहते हैं। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, दृश्यमान प्रकाश में क्लोरोफिल द्वारा कौन से रंग का सर्वाधिक अवशोषण होता है? बताइए, दृश्यमान प्रकाश में क्लोरोफिल के द्वारा कौन से रंग का सर्वाधिक अवशोषण होता है? बताइए, हरा और पीला रंग का, पीला और बैगनी रंग का, लाल और नारंगी रंग का या फिर हरा और बैगनी रंग का? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण जो है सबसे अधिक जो है किसमें होता है? लाल और बैगनी रंग में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें, बताइए, दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है, दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में ठंडा लिया जाता है। इनमें से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, पास्चुराइजेशन जो होता है दूध को पहले जो है बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है, तो इसी को जो है पास्चुराइजेशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, दूध को पहले 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक रखकर प्रशीतकों द्वारा 5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर सभी रोगजनक जो है जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, जिसे पास्चुरीकरण कहा जाता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? बताइए, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक जो है किसे कहा जाता है? बताइए, रदरफोर्ड को कहा जाता है, आइंस्टीन को कहा जाता है, लेवोसियर को कहा जाता है या फिर सीवी रमन को कहा जाता है? तो बताइए, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो देखिए, लेवोसियर, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक जो है लेवोसियर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्यूबलाइटों तथा परखनलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास किससे बनता है? बताइए, ट्यूबलाइटों तथा परखनलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास जो होता है यह किससे बनता है? बताइए, सिलिका से बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, सोडियम कार्बोनेट से बनता है या फिर ग्लास के टुकड़े से बनता है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए, ट्यूबलाइटों तथा परखनलियों में प्रयोग किया जाने वाला जो ग्लास होता है यह बनाया जाता है सिलिका और बोरान ट्राई ऑक्साइड से। तो इसमें देखिए ऑप्शन में नहीं दिया है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्यूबलाइटों तथा परखनलियों में जो ग्लास बनाया जाता है ये बनाया जाता है सिलिका और बोरान ट्राई ऑक्साइड से बनाया जाता है, जिसे बोरोसिलिकेट के ग्लास भी कहते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? बताइए, भोपाल गैस त्रासदी जो है यह किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? बताइए, फास्जीन के कारण हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुआ था या फिर क्लोरीन के कारण हुआ था? तो देखिए, भोपाल गैस त्रासदी जो था यह मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखिए मिथाइल आइसोसाइनाइड की जो घटना थी यह हुआ था 2-3 दिसंबर 1984 को। ये डेट जो है आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिथाइल आइसोसाइनाइड की घटना जो है कब हुई थी, तो 2-3 दिसंबर 1984 को हुआ था, मतलब रात्रि में हुआ था 2-3 बजे के आसपास, आप लोग याद रखिएगा। 2-3 बजे नहीं, मतलब 2 तारीख और 3 तारीख दिसंबर आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर पूछेगा वह कौन सी कंपनी थी तो आप लोग बताइए वह कंपनी कौन सी थी, इसे आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत कौन सा है, बताइए ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत कौन सा है। बताइए CNG है, जीवाश्म ईंधन है, परमाणु ऊर्जा है, या फिर सौर ऊर्जा है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत जो होता है इसे सौर ऊर्जा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन निम्नलिखित में से किस कारण से होता है। बताइए समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन जो है निम्नलिखित में से किस कारण से होता है। बताइए समुद्र की विभिन्न सतहों में दाबांतर के कारण होता है, समुद्र की विभिन्न सतहों में तापांतर के कारण होता है, समुद्र की तरंगों में भंडारित ऊर्जा के कारण होता है, समुद्र में ज्वार भाटा के उठने के कारण होता है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन जो है निम्नलिखित में से किस कारण से होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्र की विभिन्न सतहों में तापांतर के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन जो है निम्नलिखित में से किस कारण से होता है, तो समुद्र की विभिन्न सतहों में तापांतर के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विवर्तन झंझरी का उपयोग करके विवर्तन पैटर्न प्राप्त करने के लिए नीली रोशनी की किरण का उपयोग किया गया था। यदि नीली रोशनी के स्थान पर पीली रोशनी का प्रयोग किया जाए तो विवर्तन पैटर्न एक साथ संकीर्ण और सघन हो जाता है, विवर्तन पैटर्न नहीं बदलता है, विवर्तन पैटर्न व्यापक और दूर दूर हो जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए विवर्तन पैटर्न जो है व्यापक और दूर दूर हो जाता है, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। विवर्तन पैटर्न जो है व्यापक और दूर दूर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है। बताइए वातावरण जो है मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है। बताइए दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा, लघु तरंग सौर विकिरण के द्वारा, परावर्तित और विकिरण के द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीर्घ तरंग स्थलीकृत विकिरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वातावरण जो है मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है, तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा गर्म होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के नजदीक है। बताइए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये बताइए किसके नजदीक है। बताइए जयपुर के नजदीक है, रणकपुर के नजदीक है, रायपुर के नजदीक है, या फिर जबलपुर के नजदीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह किसके नजदीक है। तो देखिए जयपुर के नजदीक है, और जयपुर कहाँ पे है, राजस्थान के सवाई माधोपुर जिला में स्थित है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जयपुर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु में आते हैं। बताइए कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं। बताइए DFC, CWG, AW, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CWG, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से कौन सा तथ्य असत्य है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य जो है असत्य है। बताइए एंजाइम्स की उपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया, कार्बनिक यौगिक के विघटन से किण्वन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए इनमें से कौन सा तथ्य जो है असत्य है। तो देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया जो है यही इनकरेक्ट है, जबकि और सभी जो है करेक्ट दिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है। तो बताइए सफेद कीट रोग जो है यह किस में पाया जाता है। बताइए गेहूं का रोग है, सरसों का रोग है, चावल का रोग है,
बाजरा का है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह सरसों का रोग है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरसों का रोग है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए सहज प्रणाली का परिवर्धन जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए प्रणाली का कार्य, प्रणाली का विकास, प्रणाली की स्वपोषी क्रिया, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रणाली की स्वपोषी क्रिया जो है सहज प्रणाली परिवर्धन की क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, प्राकृतिक समुद्री तटीय आर्द्र भूमि के अंदर आने वाले सबसे अधिक क्षेत्र वाला राज्य है। बताइए प्राकृतिक समुद्र तटीय आर्द्र भूमि के अंदर आने वाले सबसे अधिक क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? बताइए आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, उड़ीसा है, केरल है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए प्राकृतिक समुद्री तटीय आर्द्र भूमि के अंदर आने वाले सबसे अधिक क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात के बाद महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र के बाद जो है आंध्र प्रदेश है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी। वर्ष 1922 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी जीव के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है। बाघ परियोजना बाघों की संरक्षण करने का एक कार्यक्रम है। तो बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो देखिए भारत में बाघ परियोजना जो है वो 1973 में चालू की गई थी, ये बात बिल्कुल सही है। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है और जो 2022 में मनाया गया था, इसका थीम था सभी जीवों के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण था। तो ये भी बात सही है। और उसके बाद बाघ परियोजना जो है बाघों की संरक्षित करने का कार्यक्रम है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा तीनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसे करेक्ट करिएगा, क्योंकि पहला भी स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी स्टेटमेंट सही है और तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पानी वाले बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाए तो बताइए पानी का स्तर पहले बढ़ेगा और फिर घट जाएगा, पानी का स्तर वही रहेगा, पानी का स्तर नीचे आ जाएगा, पानी का स्तर ऊपर आ जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए इसका करेक्ट जो है आंसर क्या हो जाएगा? बताइए पानी वाले बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, जब पूरी तरह बर्फ पिघल जाएगा तो बताइए पानी का स्तर बढ़ेगा या फिर वही रहेगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पानी का स्तर जो है वही रहेगा। इसका रीजन यह है कि बर्फ के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए पानी का आयतन जो होता है इस संपूर्ण बर्फ के टुकड़े के आयतन के बराबर होता है। इसी के कारण जो है पानी का स्तर वही रहेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अधिक ऊंचाई पर उड़ने पर एक हवाई जहाज के अंदर का दाब बाहर के दाब से कम होता है। सामान्य आर्द्रता और आंशिक निर्वात बनाए रखा जाता है। अंदर का दाब बाहर के दबाव जैसा होता है। वायु पंपों के उपयोग से सामान्य वायुमंडलीय दाब बनाए रखा जाता है। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए अधिक ऊंचाई पर उड़ने पर एक हवाई जहाज के अंदर क्या परिवर्तन देखने को मिलता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायु पंपों के उपयोग से सामान्य वायुमंडलीय दाब बनाए रखा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। 20 देखिए, कंक्रीट की सड़क की तुलना में रेतीली सड़क पर चलना अधिक कठिन है। इसका रीजन बताइए क्या है? बताइए कंक्रीट की सड़क की तुलना में रेतीली सड़क पर चलना अधिक कठिन है। इसका रीजन बताइए क्या है? रेत और पैरों के बीच कंक्रीट और पैरों के बीच घर्षण की तुलना में अधिक है। रेत थानेदार है, लेकिन यहाँ पे देखिए थानेदार नहीं, यहाँ पे दानेदार होगा। रेत दानेदार है लेकिन कंक्रीट चिकनी है। रेत नरम है और कंक्रीट कठोर है। रेत और पैरों के बीच घर्षण कंक्रीट और पैरों के बीच की घर्षण की तुलना में कम है। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेत और पैरों के बीच घर्षण जो होता है एक कंक्रीट और पैरों के बीच के घर्षण की तुलना में कम है, इसीलिए जो है एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं। इस प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं?
बताइए अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं, इस प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए पृथक्करण कहते हैं, संयोजन कहते हैं, समानयन कहते हैं, निष्प्रभावीकरण कहते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं, इस प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निष्प्रभावीकरण, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को हटाया जाता है कहते हैं। बताइए वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें ऑक्सीजन को हटाया जाता है? बताइए विद्युत अपघटन है, अवकरण है, उत्प्रेरण है या फिर ऑक्सीकरण है या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को हटाया जाता है क्या कहा जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे अवकरण कहते हैं, रिडक्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवकरण रिडक्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है दवाई उत्पादन में इथाइल एल्कोहल का उपयोग किया जा सकता है। बताइए दवाई उत्पादन में इथाइल एल्कोहल का उपयोग किया जा सकता है। बताइए एंटीपायरेटिक के उपयोग में, एंटीसेप्टिक के, एंटी एलर्जिक के, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दवाई उत्पादन में इथाइल एल्कोहल का उपयोग किया जा सकता है। तो बताइए किसके रूप में किया जा सकता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटीपायरेटिक और एंटीसेप्टिक और एंटी एलर्जिक तीनों जो है ऑप्शन करेक्ट है। तो उसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इथाइल एल्कोहल जो होता है जिसे एथेनॉल कहते हैं, इसका उपयोग जो है एंटीसेप्टिक दवाइयों के निर्माण में किया जाता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। इथाइल एल्कोहल जो होता है इसी को एथेनॉल भी कहते हैं और इसका उपयोग जो है एंटीसेप्टिक दवाई के निर्माण में किया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। बताइए सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण जो है एक कहाँ हुआ था? बताइए अमेरिका में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था या फिर फ्रांस में हुआ था? तो देखिए सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण जो है यह दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण जो है ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कीटनाशी के उपयोग से उन्नति होती है। बताइए कीटनाशी के उपयोग से उन्नति होती है। बताइए स्वास्थ्य में उन्नति होती है, अर्थनीति की उन्नति होती है या फिर कृषि के क्षेत्र में उन्नति होती है या फिर सड़क की उन्नति होती है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कीटनाशी के उपयोग से है किस क्षेत्र में उन्नति होती है? तो देखिए कृषि के क्षेत्र में उन्नति होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है ऊंचे पहाड़ी इलाकों में नासिका से रक्तस्राव हो जाता है, इसका रीजन क्या है? बताइए ऊंचे पहाड़ी इलाकों में नासिका से रक्तस्राव हो जाता है क्योंकि बताइए रुधिर वाहिनियों का दबाव बाह्य दबाव की तुलना में अधिक होता है, मैदानों की तुलना में ऊंचे स्थानों पर दबाव उच्च होता है, ऊंचे स्थानों पर रक्तचाप बढ़ जाता है, ऊंचे स्थानों पर रक्तचाप घट जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए ऊंचे पहाड़ी इलाकों में नासिका से रक्तस्राव होने का कारण क्या है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रुधिर वाहिनियों का दबाव जो होता है ये बाह्य दबाव की तुलना में अधिक हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, हाल ही में चीन ने सकतेंग वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्र पर अधिकारों का दावा किया है। यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है, यह वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो बताइए सकतेंग वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर स्थित है? बताइए अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, भूटान में स्थित है, नेपाल में स्थित है या फिर बांग्लादेश में स्थित है? तो बताइए सकतेंग वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए सकतेंग वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये बताइए कहाँ पर स्थित है? तो यह भूटान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूटान जो है इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? बताइए ओजोन परत जो है यह क्या अवशोषित करती है? बताइए अवरक्त किरण को अवशोषित करती है, गामा किरण को अवशोषित करती है, पराबैंगनी किरण को अवशोषित करती है, एक्स किरण को अवशोषित करती है? तो बताइए
ओजोन परत जो है यह किस किरण को अवशोषित करती है? तो देखिए ओजोन किरण जो होता है ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पराबैंगनी किरण ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा टोटल वायुमंडल में कितने परत पाए जाते हैं तो 5 परत पाया जाता है। पहला क्षोभ मंडल है, दूसरा समताप मंडल है, तीसरा मध्य मंडल है, चौथा आयन मंडल है और पांचवा बहिर्मंडल है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा ओजोन दिवस कब मनाया जाता है तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, पीतल मिश्र धातु है। बताइए पीतल जो है यह किसका मिश्र धातु है? बताइए तांबा एवं लोहा का मिश्र धातु है, जस्ता एवं लोहा का मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है, या फिर लोहा एवं निकल का मिश्र धातु है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए पीतल जो होता है ये तांबा और जस्ता से मिलकर के बना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीतल जो होता है ये तांबा और जस्ता से मिलकर के बना होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। बताइए निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो बताइए पटाखा जब फूटता है तो उसमें से आप लोगों को लाल रंग दिखाई देता है या किसकी वजह से देता है? बताइए ट्रांसियम की वजह से देता है, सोडियम की वजह से, सल्फर की वजह से, या फिर मैग्नीशियम की वजह से, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए पटाखा जब फूटता है तो उसमें से लाल रंग जो है ये इस ट्रांसियम के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर बात करेगा कि आतिशबाजी के दौरान लाल रंग जो है ये तो ट्रांसियम की वजह से वो दिखाई देता है। लेकिन हरा रंग की बात करेगा तो हरा रंग जो होता है बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। या तो हरा या तो लाल जो है ये आपके एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? बताइए उनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना होती है, उनकी कठोरता समान है, उनकी विद्युत चालकता समान है, वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजरते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या होगा? तो देखिए उनके पास जो है एक जैसी क्रिस्टल संरचना होती है, ये बात बिल्कुल सही गलत है, क्योंकि उनके पास जो है एक जैसी क्रिस्टल संरचना होती है तो ऐसा कुछ नहीं है। उनकी कठोरता समान होती है, ये भी नहीं सही है, क्योंकि उनकी कठोरता भिन्न भिन्न होती है। उनकी विद्युत चालकता जो है समान होती है, ये भी गलत है। लेकिन वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजरते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ग्रेफाइट जो होता है, ये ग्रेफाइट और हीरा दोनों जो होते हैं कार्बन के अपर रूप होते हैं, परंतु इनके गुण जो है भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे हीरा जो होता है एक कठोरता मध्यम पदार्थ होता है, जबकि ग्रेफाइट जो होता है ये भंगुर और मुलायम होता है। और ग्रेफाइट जो होता है ये विद्युत का सुचालक होता है, जबकि हीरा जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। परंतु दोनों एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजरते हैं, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, विषाणु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए विषाणु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? बताइए विषाणुओं के न्यूक्लिक अम्ल को कैप्सिड कहते हैं। विषाणुओं का अपना उपापचयी तंत्र होता है। सभी विषाणुओं में आरएनए और डीएनए दोनों होते हैं। विषाणु बाध्यकारी परजीवी हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसमें से विषाणु के बारे में जो स्टेटमेंट है यह केवल जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है, क्योंकि विषाणु जो होते हैं बाध्यकारी परजीवी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। विषाणु के न्यूक्लिक अम्ल को कैप्सिड जो है कहते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। और यह उपापचयी तंत्र होता है, ये भी गलत है। डीएनए और एनए दोनों होते हैं, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से किस प्रतिरक्षा को पहली पंक्ति रक्षा कहा जाता है? बताइए निम्न में से किस प्रतिरक्षा को पहली पंक्ति रक्षा कहा जाता है? बताइए प्राप्त प्रतिरक्षा को, जन्मजात प्रतिरक्षा को, सक्रिय प्रतिरक्षा को, या फिर निष्क्रिय प्रतिरक्षा को, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए निम्न में से किस प्रतिरक्षा को पहली पंक्ति रक्षा कहा जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जन्मजात प्रतिरक्षा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 है, मादा एनाफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। बताइए, मादा एनाफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। बताइए, अर्ध स्तंभ की सतह के समकोण पर अर्ध स्तंभ के साथ एक कोण पर अर्ध स्तंभ की सतह के समानांतर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्ध स्तंभ के साथ एक कोण पर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को कब मनाया जाता है। बताइए, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को कब मनाया जाता है। बताइए, 16 सितंबर को मनाया जाता है, 21 सितंबर को मनाया जाता है, या फिर 30 जनवरी को मनाया जाता है, या फिर 29 अप्रैल को मनाया जाता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को कब मनाया जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 सितंबर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसी दिन जो है ओजोन परत के संरक्षण के लिए वर्ष 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। तो अगर आप लोगों के एग्जाम में पूछेगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा 1987 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का कारण नहीं बनता है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का कारण नहीं बनता है। बताइए, सौर ऊर्जा का उपयोग, रबड़ का जलना, पेट्रोल का जलना, उपयुक्त सभी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर पूछेगा कि प्रदूषण का कारण जो है निम्नलिखित में से कौन नहीं बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा का जलना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, भोजन अधिग्रहण करने वाला अंग होता है। बताइए, भोजन अधिग्रहण करने वाला अंग जो है निम्नलिखित में से कौन होता है। बताइए, खाद्य रसधानी होता है, संकुचनशील रसधानी होता है, स्यूडोपोडियम होता है, या फिर नाभिक होता है। तो बताइए भोजन अधिग्रहण करने वाला अंग जो है या निम्नलिखित में से कौन होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्यूडोपोडियम। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्यूडोपोडियम जो होता है या भोजन अधिग्रहण करने वाला अंग होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा जनन करता है। बताइए, अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा जो है जनन करता है एकाधिक विखंडन के द्वारा, या फिर द्विखंडन के द्वारा, मुकुलन द्वारा, या फिर विखंडन द्वारा। तो देखिए अनुकूल परिस्थितियों में जो अमीबा होता है यह द्विखंडन के द्वारा जनन करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें कि प्रतिकूल परिस्थितियों में जो है अमीबा कैसे जनन करता है, तो रिवोल्यूशन द्वारा अलैंगिक जनन के द्वारा करता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए हाइड्रा और ईस्ट जो होते हैं ये मुकुलन द्वारा जनन करते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 के बाद 39 देखिए, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। बताइए लाइकेन जो है यह किससे मिलकर बना होता है। तो देखिए लाइकेन जो होता है शैवाल और कवक का संयोग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइकेन जो होता है थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि लाइकेन जो होता है किस प्रकार की वनस्पति होती है, तो थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए लाइकेन जो होता है यह सहजीवी संबंध को प्रदर्शित करता है। तो आपके एग्जाम में पूछता है कि लाइकेन जो है किस प्रकार की संबंध दर्शाता है, तो सहजीवी संबंध दर्शाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए कवक जो होते हैं जल खनिज लवण जो होते हैं इस शैवाल को देते हैं, और शैवाल क्या करता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। कवक तथा शैवाल के बीच इस तरह के संयोजी संबंध को क्या कहते हैं, इसी को हेलोटिज्म कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, जैव निम्नीकरणीय कचरे को किसकी मदद से उपयोग पदार्थ में परिवर्तित किया जा सकता है। बताइए जैव निम्नीकरणीय कचरे को किसकी मदद से उपयोग पदार्थ में परिवर्तित किया जा सकता है। बताइए नाभिकीय प्रोटीन की मदद से, रेडियो सक्रिय पदार्थ की मदद से, या फिर जीवाणु की मदद से, या फिर विषाणु की मदद से।
तो देखिए जैव निम्नीकरणीय कचरा जो होता है यह जो है किसकी मदद से जो है पदार्थ में परिवर्तित किया जा सकता है, तो ये जीवाणुओं की मदद से किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन है जो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है? बताइए डीजल है, मिट्टी का तेल है, कोयला है, हाइड्रोजन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन है जो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है? तो देखिए हाइड्रोजन जो होता है यह सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? बताइए प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? बताइए लाल रंग या फिर हरा रंग या फिर बैगनी रंग। तो बताइए प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग जो है सबसे अधिक विचलित होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैगनी, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जिस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है उसका प्रकीर्णन जो है सबसे ज्यादा होता है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। बैगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है यह सबसे कम होता है, तो जब इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम है तो इसका प्रकीर्णन जो है सबसे ज्यादा होगा, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? बताइए वाहनों के साइड में ट्रैफिक को देखने के लिए जो है किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? बताइए अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगर पूछेगा कि अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो टार्च में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, और वाहन का जो हेडलाइट होता है इसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और नाई की दुकान में और नाई की दुकान जो सेविंग होता है इसमें भी क्या होता है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ये सब क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा का भंडारण करता है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो होता है यह जो होता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, जहाज के पंदे में मैग्नीशियम खंड जमाए जाते हैं जहाज को किससे बचाने के लिए? बताइए अंतर्जलीय शैवालों द्वारा क्षति से बचाने के लिए, शार्क द्वारा आक्रमण से बचाने के लिए, जल व लवणों के प्रभाव से बचाने के लिए, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए जहाज के पंदे में मैग्नीशियम खंड जमाए जाते हैं जहाज को किससे बचाने के लिए? तो देखिए जल व लवणों के प्रभाव से बचाने के लिए जो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 के बाद 46 देखिए, प्याज के किस रासायनिक यौगिक का कारण आंखों में आंसू आ जाते हैं? बताइए प्याज के किस रासायनिक यौगिक के कारण जो है आंखों में आंसू आ जाते हैं? बताइए क्लोराइड के कारण, फास्फेट के कारण, नाइट्रेट के कारण, या फिर सल्फाइड के कारण, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए प्याज के किस रासायनिक यौगिक के कारण जो है आंखों में आंसू आ जाते हैं? तो इसका मेन कारण है सल्फाइड के कारण, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, आभूषण बनाते समय स्वर्ण के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए जब आभूषण बनाया जाता है तो इसमें जो है सोने के साथ जो है कौन सी धातु मिलाई जाती है? बताइए जस्ता मिलाया जाता है, तांबा मिलाया जाता है, चांदी मिलाया जाता है, या फिर प्लेटिनम मिलाया जाता है? तो देखिए आभूषण बनाते समय जो है स्वर्ण के साथ जो है इसमें तांबा मिलाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है? बताइए निम्नलिखित में से किसमें जो है रक्त का तरल माध्यम होता है? बताइए बिंबाणु जिसे प्लेटलेट्स कहते हैं, प्लाविका, प्लाज्मा, लसिका, लिम्फ, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है?
तो देखिए रक्त में जो होता है ये प्लाविका प्लाज्मा होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त में जो है प्लाज्मा प्लाविका जो है ये तरल माध्यम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कौन सा मेरुदंड प्राणी अंग केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? बताइए कौन सा मेरुदंडी प्राणी जो है अंग केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? बताइए गिल है, फुफ्फुस है, यकृत है, प्लीहा है, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए कौन सा मेरुदंड प्राणी है प्राणी अंग केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? तो इसका प्लीहा जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, एंटी फर्टिलाइजिन स्रावित होता है। बताइए एंटी फर्टिलाइजिन जो है ये स्रावित होता है। बताइए अंडे की झिल्ली द्वारा स्रावित होता है, निषेचित अंडे द्वारा स्रावित होता है, शुक्राणुओं द्वारा स्रावित होता है या फिर अनिषेचित अंडाणुओं द्वारा स्रावित होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह शुक्राणुओं के द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर केवल बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी करवाई जा रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।